लेकिन सर तमिलनाडु में मीटिंग हुई, हर्षवर्धन जी, तमिलनाडु में मीटिंग हुई, परिसीमन को लेकर विजय की भी एक मीटिंग हुई। विजय की मीटिंग से कांग्रेस ने अपनी दूरी बना ली, डीएम के अपना स्टैंड पहले ही बता चुकी है कि वो सरकार के साथ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने इसे लेकर राज्य के सांसदों की बैठक बुलाई थी और इसमें परिसीमन पर चर्चा भी हुई, लेकिन डीएमके और एआईडीएमके इस बैठक में शामिल नहीं थे। बैठक में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, एमटीएमके और आईयूएमएल के करीब 21 सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहना चाहिए। तो अब ये जो बातें हैं हर्षवर्धन जी, एक इशारा तो ये करता है कि कार्ति चिदम्बरम भी ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज द इशू बियॉन्ड द पार्टी, आप राजनीति से ऊपर हट के आप प्रतिनिधित्व का सोचिए। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो ये कह रहे हैं कि जो 543 मौजूदा सीटें हैं उसी में आप विमेन रिजर्वेशन दे दीजिए। ये परिसीमन का बिल, विमेन रिजर्वेशन का बिल क्या अधर में लटक जाएगा? पहली बात यह है कि राहुल जी का कोई व्यू नहीं होता, एक लाइन का व्यू है कि किसी भी कीमत पे सरकार का विरोध करना है। राहुल गांधी का कोई व्यू जैसी चीज नहीं होती है। व्यू आज तक वो मतलब मुझे तो नहीं दिखा कि किसी चीज पर कोई उनका अच्छा वाला दृष्टिकोण कोई रहा हो, तो कोई दृष्टिकोण नहीं होता है उनका। एक लाइन का है जो समझाया गया है उनको, जो उनको समझ में आ गया है कि मोदी कुछ भी बोलो उसका विरोध करो, और हम लोग एक जमात है, एक गिरोह है, वो क्या कहेगी कि देखो राहुल अकेला लड़ रहा है मोदी से, वरना कोई तो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। वरना जरा सोचिए कि देश में प्रतिनिधित्व को लेकर इतने लंबे समय से वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसको लगातार टाला जाता रहा। हर राजनीतिक दल, यहां तक कि अटल जी की भी सरकार में लगा कि नहीं भाई उत्तर दक्षिण का विवाद ना हो जाए, कोई और झगड़ा ना हो जाए। इस सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला, एक तय किया कि ठीक है भाई जितनी जनसंख्या हो गई, ये बात तो सही है कि अगर आबादी के आधार पर कहेंगे तो उत्तर भारत का बहुत हो जाएगा, तो उसका एक तरीका है कि हम 50% रेशनल में कर देते हैं। हालांकि एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तर भारत से बहुत बड़ा मूवमेंट वो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में हुआ है, ये भी एक जिसको बहुत कम उसका ध्यान दिया जाता है। लेकिन पश्चिम और दक्षिण भारत में उत्तर भारत से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत लोग वहां बस भी गए हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बसावट नहीं हुई है, जो माइग्रेशन प्रवास की एक कहे कि प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद ये उत्तर दक्षिण का भेद करने की कोशिश की जाती है। डीएमके को लग रहा है कि भाई विजय के साथ राहुल चले गए, हमें वहां के लोग क्या बता रहे हैं, ये बताना है कि देखो 39 सीट थी, तुम ऐसे जाते तो कितनी सीटें पाते। अब हमारे इस फॉर्मूले पर हम साथ जा रहे हैं सरकार के, तो तमिलनाडु से ज्यादा सांसद चुनकर जाएंगे, तमिलनाडु की विधानसभा ज्यादा लोगों के साथ आएगी, तो लाभ किसको होगा? जाहिर है डीएमके को लगता है कि हम यहां रहेंगे। राहुल गांधी को यह लगता है कि अगर ये विभाजन वाला फॉर्मूला हट गया, ये विभाजन लोगों के दिमाग से निकल गया, तो मोदी सरकार इसको आसानी से लागू कर लेगी और वो ऐतिहासिक हो जाएगा। देखिए अगर वो परिसीमन लागू कराने में कामयाब होगी तो ऐतिहासिक हो जाएगा। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन ये रहेगा ना कि नरेंद्र मोदी के समय में, और अभी जिस तरह से जनसंख्या का एक स्थिरता की तरफ बढ़ा है, लगभग यही परिसीमन अगले 50 वर्षों तक रहने वाला है। ये भी आप समझिए, इसको आप, ये सामान्य परिसीमन नहीं होगा, ये ऐतिहासिक परिसीमन होगा, इसको भी समझना चाहिए। तो फिर पेच कहां पर फंसा हुआ है अनंत जी? ये पेच क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? डीएमके भी कुछ शर्तों के साथ राजी हो गई है, अकाली को आप साथ लेकर आ गए हैं, एनसीपीआई तो वैसे भी साथ ही है नहीं, तो फिर पेच कहां फंसा है? देखिए मुझे लगता है कि ये पेच राजनीति का फंसा हुआ है। ये जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे ना कि ऐतिहासिक बिल है, तो अब ऐतिहासिकता का श्रेय गांधी परिवार के अलावा इस देश की राजनीति को किसी को मिल जाए, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो उचित नहीं है भाई। इतने प्रधानमंत्री उनके परिवार से हुए, इतने दिनों तक उन्होंने देश की सेवा की, दो मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहे, एक प्रधानमंत्री पद पर और एक पद से उतरने के बाद उन्होंने शहादत दी। इतनी देश के लिए इतनी सेवा करने के बाद अगर कोई ऐतिहासिक विषय नरेंद्र मोदी के खाते में चला जाए, तो ये इस पर तो विरोध करना उनका हक है, वो वाजिब है। बीच में बोलना उचित नहीं होता, लेकिन एक उस पर ऐतराज है। आपने कहा कि शहादत दी, किसके लिए सर? आतंकवाद का शिकार हुए, आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, जो इसको कोई देशवासी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन शहादत किसके लिए दी? देश के लिए दिया सर। आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि आप लोगों ने वो एक पूर्वग्रह से ग्रसित हैं, आपको लगता है कि वो शहादत नहीं थी, लेकिन आतंकवाद से, कांग्रेसी से किसी से बात करिए, वो आपको समझा देंगे कि परिवार के 2 लोगों ने देश के लिए शहादत दी। तो खैर इस पर ये विवाद का विषय हो सकता है और अलग अलग बात भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि इतनी देश की सेवा करने के बाद कोई ऐतिहासिक बिल नरेंद्र मोदी पेश कर दे, ये तो उचित बात नहीं है ना राजनीति के लिहाज से। इस पर तो राहुल गांधी का विरोध करना बनता है कि कोई भी एक इस तरह से उठ के आया व्यक्ति, एक तरफ वो नेहरू जी को अपदस्थ करने के लिए लगातार नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नेहरू जी से ज़्यादा समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री हो गए और उस तरह हो गए, तो क्या मतलब अब नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक निर्णयों से गांधी परिवार का सब कुछ धो पोंछ देंगे और ये बर्दाश्त करें राहुल गांधी? आप लोग यही सोचते हैं? ऐसा तो संभव नहीं है ना। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो अपनी इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार जब आप ईगो में राजनीति करने लगते हैं तो वो कई बार उल्टा पड़ जाता है। और मुझे लगता है कि इस बार जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछली बार जब डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पर भारत सरकार हारी, और हमारे सारे को पैनलिस्ट इस बारे में खास करके हर्षवर्धन जी और समीर जी कह रहे हैं कि मतलब सरकार की हार हो गई और बहुत, लेकिन उस हार के बाद का परिणाम जो चुनाव का आया पश्चिम बंगाल का, वो तो ऐतिहासिक था। लोगों को ये बात तो समझ में आई ना। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना प्रयास करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी, चूंकि ये ऐतिहासिकता की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है, इसमें एक देश की भविष्य, मतलब देश का जो राजनीतिक लैंडस्केप है वो चेंज होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी प्राणपण से जुटेगी और मुझे तो लगता है कि मंगलवार बुधवार में से किसी दिन ये बिल आ सकता है संसद में। और अगर संभव हुआ, और संभव क्या, वो तो अगर सत्ता पक्ष चाहे तो संभव हो ही जाता है, तो संसद का समय भी 1-2 दिन बढ़ा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन पर इतनी तैयारी के बाद भी अगर सरकार पीछे कदम खींच लेती है तो फिर तो ये एक तरीके से बहुत आगे जा, कहाँ रुकेगा फिर मुझे पता नहीं, क्योंकि वो फिर संभव हो नहीं पाएगा। तो जितना गुणा भाग अजीत जी करना था उतना गुणा भाग तो हो चुका है। अब इसके बाद और क्या गुणा होगा ये समझ नहीं आता, लेकिन वो विभाजन तो अभी भी मत का दिखाई दे रहा है। एक कंसेंसस नहीं है, इसलिए ये बिल नहीं आ रहा है। अब एक डेटा जो जरा हमारे पैनल डायरेक्टर जरा चला दें, वो डेटा, इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसमें कितना महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व है और फिर कितनी महिला सांसद उसमें जुड़ जाएंगे। अब देखिए अभी की जो मौजूदा स्थिति है, 86 पुरुष सांसद और महिला सांसद की संख्या देखिए 13, मात्र 13 है। इसी को तो ठीक करना है। क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है? केवल कांग्रेस की नहीं, समाजवादी पार्टी और आप बीजेपी को भी देखेंगे तो वही है, वही होगा। देखिए अब इसमें हम आनंद जी की बात या हर्षवर्धन जी की बात को काटना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक काम तो हो चुका है ना, बिल तो पास हो चुका है और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। 2023 में जब नई संसद भवन की नई इमारत है, उसमें पहला बिल यही आया था, नारी शक्ति वंदन कानून आया था और उसको सभी पार्टियों ने एक राय से समर्थन देकर के बिल को पास करा दिया 2023 में। अब ये हमारी जानकारी में पहली बार हो सकता है कि आनंद जी और हर्षवर्धन जी या समीर जी करेक्ट करें, एक ऐसा कानून बना कि 3 साल में लागू नहीं हुआ और उसको संशोधित किया जा रहा है। असली कंट्रोवर्सी है नारी शक्ति वंदन कानून के संशोधन का मामला है मीनाक्षी जी। परिसीमन बिल तो साधारण बिल है, वो तो आपको सदन में उपस्थित सदस्यों की सामान्य संख्या से सामान्य बहुमत से पास हो जाएगा और परिसीमन तो 2009 में हुआ ही था, तो परिसीमन कोई मसला नहीं है। परिसीमन बिल जो है सामान्य बिल है और परिसीमन के 2 बिल थे, एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और एक बाकी प्रदेशों के लिए 2 बिल थे। 3 बिल आपको ध्यान होगा कि 16 अप्रैल को पेश किया गया था। एक नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल था और 2 परिसीमन के बिल थे। परिसीमन का बिल साधारण बहुमत से पास होना है और जो नारी शक्ति वंदन कानून है, जो 131वां संशोधन कानून है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए है और आधे राज्यों से समर्थन, उसको विशेष बहुमत की जरूरत है। और उसमें 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं, साधारण बहुमत टोटल का मतलब 273 से संख्या कम नहीं होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए उस बिल को। तो ये पहले ये कानून बन चुका है, अब इंप्लीमेंटेशन पहले करना है सरकार को, इसलिए सरकार एक संशोधन का बिल ले आ रही है। पहले जो कानून 2023 में बना था उसको पढ़िए, उसमें कहा गया है कि जनगणना होगी और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा और उस परिसीमन में से 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। संशोधन यह है कि जनगणना का क्लॉज उसमें से हटा दिया जाए और जनगणना का क्लॉज हटा करके पहले की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाए। ये है कंट्रोवर्सी का मामला।
कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है वो समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस ने पहले समर्थन किया है तो ये नियम 2034 से लागू हो या 2029 से लागू हो, उसे क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, 2029 से अगर लागू होता है, सरकार ये कह रही है कि हम 2011 के जनगणना पर या डीएमके के लोग जैसा कह रहे हैं कि 1971 की जनगणना को आप लॉक करें, उसी के आधार पर लॉक करके अगर सीटें बढ़ जाती हैं और उसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती हैं, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए और ये कह के कि हमने पहले समर्थन किया हुआ है और अभी भी हम समर्थन कर रहे हैं, ये कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए इसका।